हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आखिरकार अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर व्यापार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, यानी ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको पता है कि ट्रेड वॉर जो पहला है वो कब हुआ था? ये पहला ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच ही तब हुआ था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान में उन्होंने चीन के अगेंस्ट में इस तरीके से ट्रेड वॉर किया था। और मैं आपको यहाँ पर यह भी संकेत कर दूं कि इस ट्रेड वॉर का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई मिसाइल से हमला किया जाता है या फिर टैंक से हमला किए जाते हैं या फिर सैनिकों की हताहत की स्थिति सामने आती है। दरअसल ये जो ट्रेड वॉर है ये आर्थिक स्तर पर अपनी संरक्षणवादी नीतियों को महत्व देने के ख्याल से और सामने वाले देश से किसी भी प्रकार के आयात या फिर उसकी किसी भी वस्तु की आयात को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वो जो वस्तु है उसकी कीमत इतनी अधिक कर दी जाए ताकि वो हमारे बाजार में सही तरीके से न बेचा जा सके और उसका लाभ उस पार्टिकुलर देश को न मिले। इन सभी रणनीतियों को मद्देनजर रखते हुए ये व्यापार युद्ध की जो एक व्यवस्था है ये अपनाई जाती है। आज की चर्चा में दोस्तों हम लोग इसी बिंदु को थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजहें वर्तमान में फिर से देखने को मिल रही हैं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के संदर्भ में। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि साहब केवल चीन के ही अगेंस्ट में नहीं बल्कि अमेरिका ने तो कनाडा और मैक्सिको के अगेंस्ट में भी इस तरीके से स्टेप्स उठाने की बात कही थी। 25% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पर एक नई खबर आई और वो ये बताई कि भैया देखो, अमेरिका ने कुछ समय तक के लिए लगभग 30 दिनों के लिए कनाडा और मैक्सिको के साथ जो टैरिफ लगाने की बात चल रही थी उसको होल्ड पर रखने की बात कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि भैया 30 दिन तक जो भी वस्तुस्थिति है उसको चेक किया जाए और हमने जो आपके सामने शर्तें रखी हैं, यानी कि अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के सामने जो शर्तें रखी हैं, जो उसने अपने कंसर्न्स जताए हैं घुसपैठ को लेकर के, ड्रग तस्करी आदि को लेकर के, इसके संदर्भ में यदि आप उचित कार्रवाई करते हैं तो फिर हम इसके बारे में विचार करेंगे। ये बातें अमेरिका के द्वारा इन दोनों देशों को कही गई हैं। लेकिन जो चीन के साथ में गतिविधियां चल रही हैं वो अभी इसमें ऐसा कोई रियायत देने की बात नहीं की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब हम 10% तक टैरिफ लगाएंगे। दूसरी बात ये कि जहां एक तरफ अमेरिका ने चीन के अगेंस्ट में घोषणा की हम टैरिफ लगाएंगे, 10% हम शुल्क आपके किसी भी प्रोडक्ट पर लेंगे, वहीं चीन ने भी कहा कि जरा ठहर जाओ, तुम मुझे कम मत आंको, हम भी तुमसे कम नहीं हैं और हम भी तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे उत्पादों के अगेंस्ट में टैरिफ लगाएंगे। और यही बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं और इसी को हम लोग व्यापार युद्ध के तौर पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ इस चीज़ को हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो पहला यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल रहा है, इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर ये आप समझ पा रहे हैं कि चीन ने 15% टैरिफ लगाने की बात कही है। अमेरिका से किसी भी प्रकार के सच जो कोयला या फिर जो LNG है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस माना जाता है, प्राकृतिक गैस के तौर पर जो भी आयात किया जाता है अमेरिका से चीन में, उसके ऊपर 15% टैरिफ लगाया जाएगा। क्लियर है? वहीं दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा कि भाई कनाडा और मैक्सिको के अगेंस्ट में जो टैरिफ लगाने की बात चल रही थी उसको अभी पॉज किया गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी धूमधाम से करें, अच्छे से करें, बिना किसी रुकावट के करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। संपूर्ण बैच की शुरुआत 10 फरवरी से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका स्वागत है। 10 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके अंतर्गत आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं और इस बैच में यदि आप इनरोलमेंट लेते हैं तो आपके GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही सीक्वेंस से, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से करवाई जा सकती है। 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको इसके अंतर्गत मिल रही हैं। इसके अलावा आप इसके माध्यम से
जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की सुविधा होती है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स की सुविधा मिल सकती है, मेंटरशिप की सुविधा मिल सकती है। ये तमाम सुविधाएं इस बैच के अंतर्गत शामिल हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। इसके जरिए आप मात्र 29,999 रुपये में राइट नाउ इस बैच से जुड़ करके और तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैच आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े यहाँ पर दर्शाए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आखिर अमेरिका के साथ कनाडा, चीन या फिर मैक्सिको का जो व्यापार चलता रहा है अभी तक, वो क्या कुछ दर्शाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने इस तरीके से जो बातें कही हैं टैरिफ को लेकर के उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि यदि हम इस आंकड़े को देखें तो 1992 से लेकर के 2024 के बीच में अमेरिका के साथ इन तीनों देशों का जो व्यापार रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। कनाडा के साथ 12.6%, चीन के साथ 13.5% और मैक्सिको के साथ 15.6% का जो व्यापार है वो नवंबर 2024 तक का जो ये आंकड़ा है, 1992 से लेकर के 2024 तक का जो ये आंकड़ा है, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका इन तीन देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और डाटे की बात यदि हम करें तो जो चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ व्यापारिक कारोबार चलता रहा है अमेरिका का, उसमें कौन कौन सी वस्तुओं का क्या कुछ स्टैंड रहा है, क्या कुछ उसकी स्थिति रही है, ये यदि हम देखें तो फिर यदि हम चीन की बात करें तो कंप्यूटर्स बहुत बड़े पैमाने पर जो अमेरिका के द्वारा आयात किया जाता है चीन से, वो यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीफोन्स के स्तर पर या फिर जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है उसके लेवल पर बहुत बड़ी तादाद हमें चीन से देखने को मिलती है। अभी हम मैक्सिको या फिर कनाडा की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि उसके संदर्भ में अभी पॉज की बात अमेरिका के द्वारा की गई है। चीन के स्तर पर ये सारे जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक जो कारोबार है बहुत बड़े पैमाने पर चलता रहा है, लेकिन अब इसमें एक रुकावट की स्थिति टैरिफ के माध्यम से देखने को मिल सकती है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चीन ने अमेरिका से होने वाले कोयला और एलएनजी के आयात पर प्रशुल्क लगाने की घोषणा कर दी है, ये मैंने आपको बताया भी है। और अमेरिका के द्वारा चीनी वस्तुओं के ऊपर 10% प्रशुल्क पहले से ही लगाने की बात की जाती रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ये घोषणा की गई और देन आफ्टर जो चीन है उसने भी कहा कि ठहर जाओ, हम भी अब टैरिफ लगाएंगे, 15% शुल्क हम लगाएंगे। इसके अलावा चीन के द्वारा यह भी कहा गया है, चीन के द्वारा कुछ खनिजों के निर्यात पर भी, खनिजों के निर्यात पर भी रोक लगाने की कवायद, समझिएगा। और ये खनिज जो हैं, ये खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चीन के मद्देनजर। और चीन का कहना है कि देखिए भाई, हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए जो टंगस्टन है, रुथेनियम, टेलेरियम, रूदियम आदि, इन खनिजों के निर्यात पर भी पाबंदी लगाई गई है कि भैया हम इन खनिजों का निर्यात अमेरिका को अब नहीं करेंगे। और इसमें हवाला दिया जा रहा है कि हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा चीन ने यहां तक कहा है कि जिस तरीके से गूगल के द्वारा एक तरीके से मोनोपोली स्थापित की जा रही है पूरे वैश्विक बाजार में, इसके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करने की डिमांड करेंगे। चीन ने WTO में जाकर के भी अमेरिका के अगेंस्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। और इस तरीके से जो ये पूरी की पूरी स्थिति है चीन और अमेरिका के बीच में आमने सामने दिख रही है। ठीक है जी, यहां पर दोस्तों इसी बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में समझने की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे की जो स्थितियां हैं इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं टैरिफ के बारे में, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एकदम इकोनॉमी की अवधारणात्मक भाषा में तो एकदम डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान है इसको समझना। जैसे कि एक X कंट्री है और एक Y कंट्री है, समझिएगा।
एक्स कंट्री है मान लीजिए कि अमेरिका और वाई कंट्री है मान लीजिए कि चीन, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि अमेरिका ने कहा कि हम चीन से आने वाले किसी भी वस्तु के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 10% टैरिफ लगाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि चीन के द्वारा कोई वस्तु भेजी गई जिसका मूल्य है 100 रुपये, ओके। अमेरिका के द्वारा इस पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि और चार्ज लगाया जाएगा, तो इसका मूल्य 100 रुपये की जगह कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। तो अब इसका मूल्य हो गया 110 रुपया। अब अमेरिका में यह जो वस्तु है ये 110 रुपये में मिलेगी, यानी कि पहले ये 100 रुपये में मिलती, अब ये 110 रुपये में मिलेगी, यानी कि इस वस्तु की कीमत अमेरिका में थोड़ी महंगी होगी। और यदि जब इस वस्तु की कीमत महंगी होगी तो इसको खरीदने में लोग थोड़ा सा संकोच करेंगे, हिचकिचाएंगे कि भाई इतनी महंगी वस्तु हम क्यों खरीदें। बेहतर है कि जो अमेरिका में वस्तु मिल रही है, जो कि सस्ते में मिल रही है, उसी को हम खरीदें। ये है संरक्षणवादी नीति, यानी अमेरिका अपने यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, अपने यहाँ के जो कामगार हैं, इनको संरक्षण देने के मद्देनजर इस तरीके के स्टेप्स पहले भी लेता रहा है, अभी भी ले रहा है। यहाँ पर एक जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये कि जो अमेरिका है या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि केवल हम आर्थिक संरक्षण के मद्देनजर ही नहीं, बल्कि हम चीन के अगेंस्ट में इसलिए ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। क्या बदमाशी कर रहा है? अमेरिका का कहना है कि चीन के द्वारा एक केमिकल बहुत ही चोरी छिपे भेजा जा रहा है कनाडा की तरफ से, और कनाडा से होते हुए वो हमारे देश में आ रहा है। अच्छा जी, कौन सा केमिकल है? तो इसका नाम है बेटा फेंटेनाइल या फेंटनील, फेंटनील है ना। इसके उच्चारण में कुछ उलटफेर हो सकता है, इसको लेकर के तनाव मत लीजिएगा। कोई फेंटेनाइल भी कह देता है, कोई फेंटनील भी कहता है। तो फेंटनील नामक रसायन का इस्तेमाल ड्रग्स में, है ना, और इसका सेवन यदि अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर होगा तो फिर इससे वहां की जो जनता है उनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना। यूएसए में इसका गलत इस्तेमाल और इस आधार पर भी अमेरिका ने कहा है कि हम इसके कारण भी इस तरीके से कार्रवाई करने को मजबूर हुए हैं, ठीक है। दो पक्ष यहां पर निकल करके सामने आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अमेरिका द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस तरीके से अमेरिका का कंसर्न है और इसी आधार पर ये बातें निकल करके सामने आई हैं। अब इसके अलावा जो संभावित प्रभाव है वो क्या कुछ हो सकते हैं ये समझने की जरूरत है। देखो यार, संभावित प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्तरों पर दिख सकता है। जहां बात करें हम पॉजिटिव स्तर पर, तो दरअसल भारत के परिप्रेक्ष्य में यह एक सकारात्मक स्थिति को दर्शा सकता है कि यदि अमेरिका और चीन एक दूसरे के अगेंस्ट में इस तरीके से विरोधात्मक स्थिति में खड़े हो गए हैं, तो निवेश के लेवल पर यदि अब सवाल उठता है कि यदि अमेरिका चाहेगा निवेश करना या अमेरिका की कंपनियां निवेश करना चाहेंगी एशियाई क्षेत्र में, तो आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश या फिर यूरोपीय देशों के द्वारा बाजार के तौर पर चीन और भारत बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य माने जाते हैं, हमेशा से माने जाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ऐसे में जब चीन जो है एक बेहतर गंतव्य नहीं साबित होगा, चीन में किसी भी स्तर पर यदि हम वस्तु भेजेंगे और वह वस्तु महंगी कीमत पर मिलेगी, तो क्यों नहीं अमेरिकी कंपनियां बगल में भारत में निवेश करें? भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। और मैं आपको यहीं पर बता दूं कि China+1 की जो नीति है वो इससे ही जुड़ी हुई है कि चीन में जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब के स्तर पर बहुत अधिक तनाव की स्थिति अमेरिकी कंपनियों या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कई बार देखी गई, इस मद्देनजर भारत को एक बेहतर गंतव्य के तौर पर देखा गया।
हालांकि भारत को इस मामले में और अधिक काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा न हो कि बाकी के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो ज़्यादा बेहतर गंतव्य के तौर पर साबित होने लगे और ये जो व्यापारिक प्रवाह है, ये जो व्यापारिक फ्लो है, ये भारत से हट करके शिफ्ट हो जाए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर। तो इस बात में भी भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ बाजार विकल्प के तौर पर मैंने आपको बताया कि बाजार विकल्प के तौर पर भी भारत एक बेहतर जो गंतव्य है ये साबित हो सकता है और भारत की जो वस्तुएं हैं वो भी अमेरिका में बेहतर तरीके से भेजी जा सकती हैं। अभी देखो 13-14 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और यदि बेहतर सब कुछ रहा तो भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार और आसान किया जा सकता है और इससे भारत को लाभ मिल सकता है ना। इसके अलावा जो भारत का आईटी क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इसको भी लाभ मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम इसके निगेटिव इम्पैक्ट को देखें तो जाहिर सी बात है संरक्षणवादी नीति को बढ़ावा मिल सकता है और संरक्षणवादी नीति को बढ़ावा मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट केवल एक जगह नहीं पड़ता है, बल्कि उसका इम्पैक्ट ऑल टुगेदर देखने को मिल सकता है। भैया आज के समय में यार ग्लोबल इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं, हाँ, और जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक जगह पर कुछ यदि होगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर भी तो पड़ ही सकता है ना। ग्लोबल चेन की बात हम लोग करते हैं ना, सप्लाई चेन की बात हम लोग करते हैं ना, आपूर्ति श्रृंखला को महत्व दिया जाता है ना। और जब हम आपूर्ति श्रृंखला को महत्व दे रहे हैं तो आपूर्ति श्रृंखला में तो बाकी के कई सारे देश शामिल हैं, केवल भारत और चीन और अमेरिका ही तो शामिल नहीं है, और भी कई सारे देश शामिल हैं, एशिया के देश शामिल हैं, यूरोप के देश शामिल है कि नहीं, अफ्रीका के देश शामिल हैं। तो ऐसे में जो एक संरक्षणवादी नीति की संभावना है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी देशों के द्वारा भी मान लो कि इस तरीके से स्टेप्स उठाए गए कि नहीं भाई हम भी इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे, हम भी इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे, तो बताइए कि जो WTO जैसी संस्था है इसका क्या ही औचित्य रह जाएगा। और उसका जो एक लक्ष्य रहता है, उसका जो एक उद्देश्य रहता है कि नहीं बेहतर तरीके से सभी देशों के साथ व्यापारिक कारोबार को बढ़ावा दें, उसका क्या ही कोई औचित्य रह जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अमेरिका के स्तर पर बात करें तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में यदि चीन की वस्तु को महंगे तौर पर खरीदा जाएगा, महंगी कीमत पर खरीदा जाएगा, तो वहाँ के जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनके लिए तो दिक्कत हो ही जाएगी। वो यदि चाहेंगे कि हम चीन की कोई वस्तु थोड़ा आसान कीमत में खरीदें तो उनको मिलेगी नहीं, है ना, उनको महंगे दाम उसके लिए चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो टोटलिटी में यदि हम बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच वर्तमान में व्यापार युद्ध की स्थिति बन रही है, ट्रेड वॉर 2.0 जैसी स्थिति अब बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, ये आगे अब इस पर विचार करना होगा इन दोनों देशों को भी और साथ ही बाकी देशों को भी कि क्या इसका प्रभाव सीमित किया जा सकता है, क्या हम इस तरीके के कदम को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ बेहतर विकल्प हो सकता है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस मद्देनज़र कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से उसके बारे में जानकारी दूंगा, बताऊंगा। लेकिन आज की चर्चा में हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को विस्तार से समझा है। मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक के जरिए इकोनॉमी से संबंधित या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के स्तर पर जो ट्रेड वॉर से संबंधित गतिविधियां रहती हैं इसको आप अच्छे से जान जाएंगे, समझ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को लेकर के, व्यापार युद्ध को लेकर के IAS मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, मजाक नहीं है। IAS मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया, आप एक बार पलट करके देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, है ना, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ईयर में ये सवाल आया है। मैंने आपको केवल संकेत कर दिया है। इसलिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए मैंने इसके हर एक डायमेंशन को बताने की कोशिश की है। ठीक है जी, जाते जाते फिर से मैं आपको सूचना दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि IAS की तैयारी, GS की तैयारी हम बहुत ही शानदार तरीके से करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से शाम में 6 बजे से की जा रही है। इस कोर्स से जुड़ने के लिए दोस्तों आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से मात्र 29,999 रुपये में इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस
कोर्स को परचेज करने के लिए, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, उसमें इस कोर्स से संबंधित लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और साथ ही यदि आप मुझसे इस बारे में या किसी भी अन्य टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल आईडी पर संपर्क कीजिए dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी के जरिए आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।